नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों अपने वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अभी सीरीज जो चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष, जिसमें मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, हमने देखा था कि कैसे कौटिल्य के साथ मिलकर, यानी कि चाणक्य के साथ मिलकर उसने घनानंद को हराया था और घनानंद का जो भी घमंड था उसको तोड़ा था। तो उनके जो पुत्र हुए हैं बिंदुसार, तो बिंदुसार की चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ा सा। तो बिंदुसार क्या हुआ कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी बने और उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया, यानी कि वह जो मौर्य साम्राज्य था उसके शासक बन गए। तो दोस्तों यहाँ से ये सारी चीजें हम लोग देख सकते थे। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ से सबसे पहले उनकी माता का नाम की बात करें हम लोग, तो दुर्धरा उनकी माता का नाम है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार, भद्र का मतलब होता है बहुत ही अच्छे लोग, और जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन की उपाधि दी गई है। यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रोचेडस कहा है, जबकि संस्कृत ग्रंथों ने इन्हें अमित्रघात कहा है। तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो दोस्तों उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने मगध साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी क्रम में बिंदुसार भी है, वो भी अपने जो है शत्रुओं पर क्या है विजय हासिल कर रहे थे। और इस तरह से उनकी विजय रथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको अमित्रघात के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ उनको बहुत तरह की उपाधियां अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया था। एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत इनके दरबार में भेजा था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एंटियोकस जो कि सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस नामक राजदूत यहाँ पे भेजा था। इथीनियस के अनुसार, यानी कि इथीनियस के अनुसार सीरिया के शासक जो दोस्तों अभी हम लोग बात किए, एंटियोकस जो सीरिया के शासक थे, उनके अनुसार मतलब इथीनियस के अनुसार सीरिया के शासक से उन्होंने मदिरा यानी कि शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक मंगवाए थे। तो दोस्तों उन्होंने मदिरा और अंजीर भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने मना कर दिया था, यानी कि दार्शनिक नहीं भेजे थे। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से चीज भेजे थे, कौन से चीज नहीं भेजे थे। अगर प्लिनी के अनुसार बोले तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ भी कहा गया, यहाँ डाइमेकस था और यहाँ पे डायोनिसियस, दोनों ड से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों ड से शुरू हो रहा था, ड से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों जब भी ड की बात करेंगे तो बिंदुसार की बात करेंगे हम लोग। तो बिंदुसार क्या थे, ड वाले में, यानी कि डायनोसियस की बात करें और डाइमेकस की बात करें, दोनों। तो डायनोसियस ये थोड़ा सा बड़ा नाम है। तो मिस्र के राजदूत ने भेजा था इनको, और ये डाइमेकस जो छोटा है तो इसको क्या है एंटियोकस ने भेजा था, जो कि सीरिया के शासक थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ऐसा माना जाता था कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिंदुसार किसके अनुयायी थे, किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बौद्ध विद्वान के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो बिंदुसार ने 16 राज्यों को अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने राज्य में मिलाया था, यानी कि 16 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। अब आते हैं बिंदुसार के बाद आते हैं जो अशोक
की बात करेंगे। तो दोस्तों अशोक की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि अशोक के शासन काल में जो हमारा पूरा जो मगध साम्राज्य था यानी कि मौर्य वंश था वह इतना ज्यादा व्यापक स्तर पर फैल चुका था, क्योंकि अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक सम्राटों के सम्राट हैं, इसीलिए उनको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। चक्रवर्ती का मतलब ये होता है सम्राटों के सम्राट, यानी कि उनका कोई जोर नहीं था। और वो क्या हुआ कि जब कलिंग विजय हुआ था, तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो कलिंग विजय उनके लाइफ का सबसे बड़ा जो हृदय परिवर्तक घटना थी, इसकी भी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो इसका विस्तार जो था बहुत ही ज्यादा दूर में फैल चुका था, और उस टाइम पे मौर्य वंश जो है बहुत ही शक्तिशाली एक क्षेत्र के रूप में या साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। तो इसकी विस्तार की चर्चा दोस्तों अभी से, यानी कि संपूर्ण भारत की बात करें हम लोग, अभी जो पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, म्यांमार की बात करें, इत्यादि जगहों में ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। इतनी शासन व्यवस्था अच्छी थी। जब बिंदुसार शासक थे उस टाइम पे ही अशोक ने नेपाल और खस को जीत लिया था, यानी कि उस टाइम पे ये राज्यपाल के रूप में रहे थे या उप राजा के रूप में भी रहे थे। उसी टाइम पे इनकी विद्युता यानी कि वीरता इतनी ज्यादा थी कि जिसके कारण क्या था कि ये बहुत सारे राज्य को जीत चुके थे। 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मौत हुई थी। 272 ईस्वी में बिंदुसार की मौत हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा इसके लिए गृह युद्ध शुरू हो गया था। और गृह युद्ध शुरू हुआ था यानी कि उत्तराधिकारी की लड़ाई 3 से 4 साल तक चली थी। हालांकि बहुत सारे बुक में 268 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है और बहुत सारे बुकों में 269 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है। तो यानी कि उसकी मृत्यु के 4 साल लगभग बाद में जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि बहुत लोग अशोक को जो है सम्राट के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे ने यहाँ देखा। ऐसा में माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को की हत्या करने के बाद अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था, और हत्या करने के जस्ट बाद क्या है सम्राट बने थे। यानी कि उतने भाइयों को मारने में इनको 4 साल लग गया, और 4 साल लगने के पश्चात क्या है कि यह उस राजगद्दी पे बैठे। हालांकि दोस्तों अभी तक हम लोगों का हिस्ट्री जो है थोड़ा सा गलत ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था जिसकी रहती है उसी के अनुसार से हमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हालांकि जो हिस्ट्री है बस उसी से हमें क्या करना है, काम निकालना है। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो 272 से लेकर के 269 या यहाँ पे 278 की बात, सॉरी 68 की भी बात होती है यहाँ पे दोस्तों, ये देख सकते हैं में उनका राज्याभिषेक हुआ। राजगद्दी पर बैठने के समय ये क्या थे, अवंती के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, यानी कि अवंती के राज्यपाल थे। अशोक के अभी लेख में बहुत सारी चीजें दी गई है। अशोक के अभिलेख के बारे में भी हम लोग अलग से एक वीडियो देखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग अभिलेख में अशोक को देव नाम प्रिय यानी कि देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवों के प्रिय और देव के प्रियदर्शी के रूप में भी वर्णित किया गया है। अगर राजतरंगिणी की बात करें हम लोग, तो राजतरंगिणी के अनुसार वितस्ता यानी कि वितस्ता जो है दोस्तों, अभी हम लोग कश्मीर में झेलम नदी जो देखते हैं, झेलम नदी है, तो झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर को बसाया था। तो अशोक ने ही श्रीनगर शहर को जो है झेलम नदी के किनारे क्या किया था, बसाया था। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर बिंदुसार की बात करें तो ये आजीविक संप्रदाय से भी जुड़े हुए थे। अगर अशोक की बात करें तो ये शिव की भी चर्चा पूजा करते थे, लेकिन उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, और उस टाइम पे ज्यादा करके क्या था कि लोग इसको मानते थे, और इसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के भी साथ ये जुड़े थे। तो उन्हीं के प्रचार के लिए नवीन वर्ग का एक निर्माण किया था,
जिसको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि धम्म महामात्र क्या है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि दोस्तों ये अशोक का पाठ चल रहा है, अशोक के बारे में चल रहा है, तो यह एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि 2-3 वीडियो में इसकी जो है जरूर आएंगे, क्योंकि अशोक के बारे में बृहद पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम्स में, और बृहद हमें भी पढ़ना है। तो 2-3 पार्ट में अशोक को हम लोग कवर करेंगे। आगे है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पराक्रमण। कलिंग दोस्तों उड़ीसा वाला क्षेत्र है कलिंग, उसकी राजधानी जो तोसली है। 261 में क्या हुआ कि कलिंग पर आक्रमण हुआ और तोसली पर अधिकार कर लिया। नेपाल में इन्होंने ललित पतन और इनकी जो पुत्री थी चारुमती, उन्होंने देवपतन शहर बसाया था। यानी कि नेपाल में दोनों ने मिलकर एक ललित पतन और देवपतन शहर बसाया था। राजतरंगिणी के अनुसार, अभी हम लोग देखे हैं राजतरंगिणी के अनुसार जो ये क्या है, अशोक जो है शिव के अनुयायी थे, यानी कि शिव की आराधना या शिव की पूजा पाठ भी करते थे ये। हेनसोंग जब आया था भारत, तो उस टाइम पे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था, और उन्होंने बताया कि उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने ही अशोक को दीक्षा दिया था। क्योंकि हेनसोंग भी बहुत दिनों तक भारत में रहे और भारत की यात्रा की, और यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत जगह घूमा और अपनी यात्रा वृत्तांत भी लिखी। तो उन्होंने कहा कि वो उपगुप्त जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं से अशोक को दीक्षा दी गई थी, और उन्हीं से प्रेरित होकर जो है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो कौन कौन थे? एक तो कर्ण था, दूसरा चौपाड़ था, तीसरा सुदामा था, और चौथा विश्व झोपड़ी था। तो दोस्तों विश्व झोपड़ी से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि विश्व झोपड़ी क्या था। तो ये 4 गुफाएं थी जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे। भाब्रो शिलालेख के अनुसार बुद्ध त्रिरत्न की उस टाइम पे क्या रचना करवाए थे, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ का वर्णन है। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। भाब्रो शिलालेख में क्या चीज का वर्णन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ का वर्णन दिया गया है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की बात करें तो ये धम्म यात्रा पर मिले। तो दोस्तों अभी बौद्ध धर्म से जुड़ चुके थे, इसलिए ये धम्म यात्रा पर यानी कि धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़े और बोध गया में पहुंचे। क्योंकि बोध गया इसलिए फेमस है दोस्तों, क्योंकि बोध गया में ही बुद्ध भगवान भी गए थे वहां पे, है ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पे बहुत फेमस है। अशोक ने जितने भी शिलालेख या स्तूप का निर्माण कराया, उसमें ऋग्वेद में इसकी चर्चा भी मिलती है। कुछ और भी पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़े थोड़े पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। उस टाइम पे जो स्तूप का निर्माण होता था वह पक्की ईंटों से होता था, जो आज भी हमें जैसे सांची स्तूप देखने को मिल जाता है, भरहुत का स्तूप भी देखने को मिल जाता है, सरनाथ में भी धर्मराजिका का स्तूप भी देखने को हम लोग को मिल जाता है, जो कि आज भी उन ईंटों से बनी हुई दिखती है। तो सांची में जो मध्य प्रदेश में है, भरहुत ये भी जो है सरना के लगभग शायद एक जगह पड़ता है, ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, वहाँ पे ये है भरहुत, यानी कि एमपी में ही है, और ये है सरनाथ में, जो कि धर्म राजिका के नाम से स्तूप है वहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट जो है जितने भी इस वीडियो में कवर हो सकते थे, बिंदुसार और अशोक के बारे में हम लोगों ने कवर किया, और अशोक के बारे में फिर अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।